हेलो माय स्टूडेंट, माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लॉ विद एसके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंसिडरेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कंसिडरेशन के। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंसिडरेशन होता है क्या। उसके पहले आपको ये समझना होगा कि ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देखे हैं या फिर हमारे नहीं देखे, तो आपको पता है। अब जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, आप लोग को पता है। जब एक प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन ऐड होता है तो अग्रीमेंट फॉर्म होता है, और जब एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है तो वो फॉर्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की एक डेफिनेशन ब्लॉक ने दी है कि कंसिडरेशन इज़ द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अनदर इज बाउंड। अब इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले समझिए कि कंसिडरेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी रिटर्न में मिल रहा है वो आपका उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन है। क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बी को ऑफ़र दिया कि तुम मेरी क्या बाइक परचेस करोगे 10,000 रुपीज़ में। ओके, बी ने हामी भर दी और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इसमें कंसिडरेशन क्या है, हमें ये देखना है। आप लोग जनरली समझते हैं कि समथिंग रिटर्न, कुछ भी रिटर्न में मिल रहा है, यानी बाइक के बदले में जो रिटर्न में मिल रहा है वो कंसिडरेशन है 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये इज़ कंसिडरेशन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सिर्फ 10,000 कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन इन समथिंग एंड रिटर्न, कुछ भी रिटर्न में हो सकता है। अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कंसिडरेशन 10,000 है। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंसिडरेशन बाइक है। ओके, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तो कंसिडरेशन है समथिंग इन रिटर्न। इसका एक लैटिन टर्म है क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। ये कंसिडरेशन के लिए यूज़ की जाती है, ये इसी लैटिन मैगज़ीन पे बेस्ड है। ओके, अगर आप अग्रीमेंट करते हैं विदाउट कंसिडरेशंस तो वो वाइड होता है, ये हम लोगों ने बहुत बार पहले भी पढ़ा है। एंड नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, क्योंकि ये कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो उसमें कंसिडरेशन का होना मस्ट है। अगर आपके अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। और यही बात सेक्शन 25 में लिखी है। वो कहता है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वाइड एंड नॉट इन्फोर्सिएबल। वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो पाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये एक्सेप्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया कि कंसिडरेशन क्या होता है। समथिंग इन रिटर्न होता है, कुछ भी रिटर्न में हो सकता है। अब कुछ भी रिटर्न में हो सकता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया कि ए के लिए कंसिडरेशन 10,000 है, लेकिन बी के लिए कंसिडरेशन बाइक है। इसके अलावा ब्लॉक कहते हैं कि कंसिडरेशन इज़ द प्राइस, ये एक तरह का प्राइस है विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। जहाँ पे आप प्रॉमिस को खरीद रहे हैं, किसी दूसरे की प्रॉमिस को खरीदने के लिए जो आप अमाउंट दे रहे हैं, कोई प्राइस दे रहे हैं, वही कंसिडरेशन। क्लियर, आप डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में क्या दी है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन काफ़ी लंबी है, लेकिन उसको हम लोग क्लियरली अभी पढ़ेंगे कि क्या होती है। ये देखिए कंसिडरेशन की डेफिनेशन है, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, हैज़ डन, डज और एब्सटेन, प्रॉमिस टू डू। ठीक है, इसको 1 by 1 समझते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन होता है? प्रोमिसर इज़ द पर्सन हु मेक अ प्रपोजल, यानी जिसने ऑफर दिया है वो जो है वो प्रोमिसर है। ठीक है, और जिसको एक्सेप्टेंस देनी है वो हो गया प्रोमिसी। तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिज़ायर पे, यानी जिसने ऑफर दिया है उसकी डिज़ायर मतलब उसकी सहमति, उसकी मंजूरी, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ किसकी इच्छा
मायने रखती है, प्रोमिसर की, जिसने ऑफ़र दिया है उसकी इच्छा मायने रखती है। उसकी इच्छा पे, अगर प्रोमिसर की इच्छा पे, यानी जो ऑफ़र दे रहा है उसकी इच्छा है कि प्रोमिसी या कोई अदर पर्सन कुछ करे या एब्स्टेन रहे किसी को काम करने से, और वही उस प्रॉमिस का कंसिडरेशन होगा। ये जो लाइन लिखी है हैज़ डन, डज और एब्स्टेन, इसका मतलब ये है कि हैज़ डन मतलब कुछ किया, प्रीवियसली किया, यानी पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यहाँ फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। प्रॉमिस टू डू यानी फ्यूचर में कुछ करने का वादा किया। यहाँ पे डज और एब्स्टेन कुछ किया या कुछ नहीं किया। हैज़ डन और एब्स्टेन पहले किया। ठीक है, तो इससे एक चीज़ हम लोग को और समझ में आ गई कि कंसिडरेशन मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो हम लोग आगे एसेंशियल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सो कंसिडरेशन के डेफिनेशन का ओवरव्यू हमको मिल गया कि व्हेन द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, इच्छा किसकी होनी चाहिए, प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन, जिसमें सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर, किसकी इच्छा पे होना चाहिए, प्रोमिसर की इच्छा पे होना चाहिए, यानी जिसने ऑफ़र दिया था उसकी डिज़ायर होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट पे इंटर होने की। अगर मान लीजिए जो किया गया है, जो काम किया गया है, जो एक्ट हुआ है, यानी बाइक का ट्रांसफ़र करना किसकी, प्रोमिसर की इच्छा पे होना चाहिए। अब ये जो बाइक का ट्रांसफ़र अगर विदाउट द प्रोमिसर आस्किंग फॉर इट, यानी प्रोमिसर ने नहीं कहा था, जिसने एग्रीमेंट में इंटर्ड हो रहा है प्रोमिसर, वो उसने कुछ अपनी इच्छा व्यक्त ही नहीं की, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी ने बाइक के बदले में 10,000 रुपये भिजवा दिए और अब कह रहा है कि आप बाइक दे दीजिए, तो प्रोमिसर कहेगा ना कि इसमें मेरी कहाँ मंजूरी थी, मैंने तो आपसे नहीं कहा था 10,000 रुपये देने के लिए, अब आप मेरे से बाइक मांग रहे हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि विदाउट द प्रोमिसर आस्किंग फॉर इट, अगर आप कोई वॉलेंट्री एक्ट कर रहे हैं और अदर रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी कर रहे हैं, तब भी वो अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। इसको अभी हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है, ठीक है, ए ने बी की कोई हेल्प की, क्या किया, हेल्प किया, इसने नहीं बोला था, बी ने कुछ बोला नहीं था कि तुम मेरी हेल्प कर दो या ना कर दो। ए ने क्या किया, अपने मन से वॉलेंटरली कुछ काम किया बी के लिए, उसकी हेल्प कर दी। मान लीजिए वो ट्रेन में चढ़ रहा था, उसका सामान लगेज वगैरह उसका सेट कर दिया, काफ़ी भारी होगा। अब ए बाद में कह रहा है कि मैंने जो आपकी हेल्प की है उसके बदले में मुझे 500 रुपये चाहिए, तो बी कहेगा ना कि मैंने तो नहीं कहा था तुमसे करने के लिए, तुमने तो अपने आप किया है। यहाँ पे यही कह रहा है कि जो कंसिडरेशन है वो हमेशा किसकी इच्छा पे होना चाहिए, प्रोमिसर की इच्छा पे होना चाहिए। यहाँ पे बी ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ करने के लिए कहा ही नहीं, इसकी इच्छा पे हुआ ही नहीं, तो फिर वो कैसे कंसिडरेशन दे सकता है 500 रुपीज़। सो द कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। अभी हम लोग इसका केस लॉ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका लैंडमार्क केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 1880 का, ओके, 1880 का केस है ये। इसमें एक पर्सन रहता है दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जो है वो एक शॉप बिल्ड करता है, मार्केट बिल्ड करता है, शॉप नहीं, आप इसको मार्केट कहिए। इसने मार्केट बनाई थी एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम ने बोला कि तुम एक सोसाइटी में मस्त मार्केट बनवाओ। उस मार्केट को बनाने का पर्पस ये था कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको थोड़ा व्यापार मिले, रोजगार मिले और वो लोकल ट्रेड कर पाएँ। तो एक कॉन्ट्रैक्टर था दुर्गा प्रसाद नाम का, तो उससे बोला कि तुम मार्केट बनाओ, और उसने ये भी कहा कि जो मार्केट बनाने की पूरी कॉस्टिंग है
वो तुम जो यहाँ पे शॉप्स परचेस करेंगे उनसे वसूल कर लेना। कैसे वसूल करना? कमीशन ऑन सेल, यानी वो जितनी भी सेल होगी उस पर कमीशन देंगे तुमको, उससे तुम्हारी जो भी कॉस्ट पड़ रही है इस मार्केट को बिल्ड करने की वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे उसमें से एक बलदेव नाम का भी आदमी था। अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, यानी दुर्गा प्रसाद ने मार्केट बना दिया और जो शॉपकीपर्स थे वो राज़ी हो गए कि जो भी सेल पे कमीशन होगा वो मैं दुर्गा प्रसाद को दे दूँगा ताकि उसकी जो भी कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। लेकिन बाद में क्या होता है, दुर्गा प्रसाद फेल्ड हो जाता है इन कमीशंस को देने से। तो दुर्गा प्रसाद ऑब्वियस सी बात है कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट कहती है, सारा सिचुएशंस देखती है, तो कोर्ट कहती है कि ये जो कमीशन मूव किया है, पहली बात तो ये कंसिडरेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम कि ये कंसिडरेशन है। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये कंसिडरेशन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ देखी कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि जो भी एक्ट किया गया है, यानी ये जो मार्केट बिल्ड किया गया है वो किसकी डिज़ायर पे किया गया है? क्या वो शॉपकीपर्स की डिज़ायर पे किया गया? क्योंकि यहाँ शॉपकीपर्स ही प्रोमिसर हैं, तो प्रोमिसर की डिज़ायर पे किया गया? नहीं, यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, यानी ये एक थर्ड पार्टी हो गई। थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट पे ये दुर्गा प्रसाद ने मार्केट बिल्ड किया था। क्लियर है? तो इसकी रिक्वेस्ट पे किया था, तो अगर रिकवर करना भी है अमाउंट तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिकवर करना होगा ना। यहाँ पे बलदेव और जितने शॉपकीपर्स हैं वो लायबल नहीं है इस अमाउंट को पे करने के लिए। इवन हम मान सकते हैं कि इनकी मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकती है, बट इनकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बना ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट ये दुर्गा प्रसाद और बलदेव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि बार बार ये बोल रहा है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिज़ायर पे ही काम होना चाहिए जो भी एक्ट हुआ है। यहाँ प्रोमिसर कौन है? बलदेव है, उसकी डिज़ायर पे हुआ ही नहीं है। और जिसकी डिज़ायर पे हो रहा है आप उसी से कंसिडरेशन ले सकते हैं ना। तो ये शॉपकीपर्स की डिज़ायर पे नहीं है, वो तो कहेगा ना मैंने तो नहीं कहा था बनाने के लिए। ओके, तो आपको कल रिकवर करना है तो डीएम से रिकवर करिए, आप शॉपकीपर से रिकवर करने का लीगल राइट नहीं रखते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना किन के बीच है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दुर्गा प्रसाद के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट केस है हमारा केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद। अब देखिए इस केस में क्या होता है। ये जो केस है वो कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है, 1886 का कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। ठीक है, इसमें एक रहता है केदारनाथ भट्टाचार्य। केदारनाथ भट्टाचार्य है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है। ठीक है, इस म्यूनिसिपल कमिश्नर ने प्लान बनाया एक टाउन हॉल बनाने का, और इसके लिए उसने पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मांगा। पब्लिक सब्सक्रिप्शन यानी पब्लिक से पैसा लेके एक टाउन हॉल बिल्ड करने का इसका प्लान था। तो ये पब्लिक से पैसा मांग रहा, ठीक है, जिसमें से गौरी मोहम्मद जो एक पब्लिक फिगर था, पब्लिक था कोई, गौरी मोहम्मद। ठीक है, अब इस म्यूनिसिपल कमिश्नर ने टाउन हॉल बनाने के लिए पब्लिक से पैसा मांगा। अब नोटिस थी इसने सर्व कर दी। बाद में केदारनाथ भट्टाचार्य ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्डर को दे दिया। अब ये बिल्डर बनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद जब केदारनाथ भट्टाचार्य इस गौरी मोहम्मद से पैसे रिकवर करने गया, इसमें सिर्फ 100 रुपये सब्सक्रिप्शन मनी थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब दुर्गा पूजा या ऐसा कुछ होता है तो ये लोग घर पे आते हैं कि चंदा दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए कर रहे हैं। तो कभी कभी आप लोग नहीं होता है कि वो पर्ची रख लेते हैं लेकिन कहते हैं कि ठीक है बाद में आइएगा। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हुआ था। पब्लिक सब्सक्रिप्शन में जब गौरी मोहम्मद के घर ये लोग गए तो पर्ची तो उसने रख ली लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, बोला बाद में करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट केदारनाथ भट्टाचार्य ने कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को दे दिया। अब बिल्डर ने टाउन हॉल बना लिया।
अब उसके बाद बीच में पैसा वगैरह की कमी पड़ गई, तो जो भी पैसा बकाया था सबसे रिकवर कर रहे थे लोग। तो केदारनाथ भट्टाचार्य गया गौरी मोहम्मद के पास कि जो तुम्हारा 100 रुपये है वो पे करो। तो इसने डिनाई कर दिया। फिर मैटर कोर्ट में जाता है। कोर्ट कहती है सबसे पहले उसको डिसाइड करना है कि क्या जो ये एक्ट हुआ है ये प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पे हुआ है। प्रोमिसर यहाँ कौन है? गौरी मोहम्मद। यानी क्या इसकी रिक्वेस्ट पे ये टाउन हॉल बनाने का कॉन्सेप्ट रखा गया था? तो यस, भले बनाया म्यूनिसिपल कमिश्नर ने है, यानी बिल्डर ने बनाया है, लेकिन चूँकि पब्लिक सब्सक्रिप्शन एक तरह की नोटिस होती है और उस नोटिस के ऊपर भरोसा करके, उस पर रिलायंस करके केदारनाथ भट्टाचार्य ने ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को दिया था। अब बाद में आप डिनाई कर रहे हो तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एक्ट हुआ है एट द रिक्वेस्ट ऑफ गौरी मोहम्मद, यानी प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पे ही हुआ है। और ये 100 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो कंसिडरेशन है और इसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि केदारनाथ भट्टाचार्य और गौरी मोहम्मद के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या एसेंशियल एलिमेंट है। दैट इज कंसिडरेशन मे बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी हम लोग समझ लिए कौन होता है। प्रोमिसी जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो प्रोमिसी होगा, और एनी अदर पर्सन। अब इसमें क्या कह रहा है कि द पर्सन हु प्रोवाइड कंसिडरेशन नीड नॉट बी द प्रोमिसी, यानी जो कंसिडरेशन दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है प्रोमिसी ही हो। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे ए ने बी को बाइक बेची, बाइक के बदले में बी ने कंसिडरेशन दिया 10,000 रुपये। अब ये जो 10,000 रुपये है ये ए को पहुंच जाने चाहिए। अब ए को इससे क्या मतलब कि वो 10,000 बी दे रहा है कि या उसका फ्रेंड सी दे रहा है। हो सकता है कि बी बोल दे ए को कि मेरा एक फ्रेंड है सी, वो 10,000 रुपये दे देगा आपको। तो हो सकता है इन लोगों के बीच में कुछ एक दूसरे का पैसा बकाया हो, ठीक है। तो सी ने इसको ए को 10,000 रुपये दे दिया। तो यहाँ पे क्या है? प्रोमिसी कौन है? प्रोमिसी बी है। ये कह रहा है कि कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी की तरफ से मूव होना चाहिए, ये प्रोमिसी है, या किसी अन्य थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा था पर्सन को प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन दे रहा है वो प्रोमिसी ही हो, कोई थर्ड पार्टी भी फर्निश कर सकती है कंसिडरेशन को। अब इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में बस एक डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ में कहता है कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसी की तरफ से ही आएगा, लेकिन इंडियन लॉ कहता है कि प्रोमिसी भी दे सकता है, थर्ड पार्टी भी दे सकती है। अच्छा, अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज करिए एक पर्सन ए है, ए को पैसे की ज़रूरत थी तो उसने बी से लोन लिया, ठीक है। लोन लिया 10,000 रुपये लोन में लिया, क्लियर। अब ए को ये पैसा बी को चुकाना है, तो ए ने बी से कहा कि ये जो 10,000 है ना वो मैं नहीं दे पाऊँगा, आप सी से रिकवर कर लेना, सी मेरा फ्रेंड है उससे आप रिकवर कर लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रोमिसी की तरफ से कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ है, कोई थर्ड पार्टी दे रही है कंसिडरेशन। तो ये भी सिनेरियो हो सकता है। अच्छा, अब आप एक कॉन्सेप्ट बार बार देखते होंगे कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दो अलग चीज़ है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि कंसिडरेशन मे बी मूव्ड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और प्रिविटी का मतलब ये है कि प्रिविटी कहती है प्राइवेसी की बात कहती है कि कंसिडरेशन जो है वो हमारे आपस की बात है, यानी ए और बी के बीच की बात है, हम आपस में कंसिडरेशन मूव कर लेंगे। लेकिन इंडियन लॉ कहता है कि नहीं, ए तो कंसिडरेशन आपको दे रहा है, लेकिन अगर ए नहीं दे पाता है, ए के कहने पे आप सी से भी ले सकते हैं, यानी सी भी कंसिडरेशन दे सकता है। तो यहाँ पे क्या प्रिवेसी हुई? नहीं हुई ना। इसलिए कहते हैं कि इंडिया में प्रिवेसी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे कंसिडरेशन सिर्फ प्रोमिसी ही दे सकता है। ये प्रोमिसी है और प्रोमिसर के बीच की बात होती है,
लेकिन इंडिया में जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी भी दे सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है, इसलिए यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में इसीलिए एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर है? इसमें हम लोग एक अपना केस देख लेते हैं, दैट इज़ चिनैया वर्सेस जरमैया। ये केस जो है वो मद्रास हाई कोर्ट का केस है 1882 का। क्लियर? अब इसमें होता क्या है कि एक वुमेन रहती है, मदर, ये अपनी डॉटर जिसका नाम चिनैया रहता है उसको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है। ओके, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते टाइम इसने एक कंडीशन रखी थी कि हर महीने तुम्हें अपने मामा को, जो रमैया है, उसको हर साल कुछ अमाउंट पे करना होगा। इसी कंडीशन पे मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगी। जो डॉटर चिनैया थी उस समय उसने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद वो हर साल अपने मामा को कुछ रुपीस पे कर रही थी। लेकिन बहुत टाइम तक पे करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने सोचा कि फ़ालतू ही मैं पे कर रही हूँ, प्रॉपर्टी तब उसके हाथ में आई गई थी। तो उसने सूट फाइल कर दिया कि मामा और मेरे बीच जो कंसिडरेशन है वो है ही नहीं, मैं ही इनको रुपया ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मामा की तरफ से तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है, तो हमारे बीच कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया? तो विद कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन तो वॉइड होता है। तो कोर्ट ने कहा कि आप बहुत चालाक बन रही है, अब आपको समझाना पड़ेगा। कोर्ट ने बोला कि देखो, ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही ट्रांजैक्शन है। क्लियर? अब मामा ने, हम मान रहे हैं कि आपको कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है, उसमें लिखा है कि कंसिडरेशन मूव में भी फ्रॉम प्रोमिसी, यानी या तो मामा दे सकता है कंसिडरेशन या कोई थर्ड पार्टी दे सकती है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो ये इसकी मदर थी, जो थर्ड पार्टी थी उसने कंसिडरेशन दिया था इस बिहाफ पे। ठीक है? तो कोर्ट ने कहा आपको कंसिडरेशन मिल चुका है, क्योंकि इंडियन लॉ कहता है कि प्रोमिसर भी दे प्रोमिसी भी कंसिडरेशन दे सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है। तो यहाँ मामा प्रोमिसी है और थर्ड पार्टी ये है, तो थर्ड पार्टी ने तो ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, कंसिडरेशन आपको मिल चुका है। तो आप ये जो दे रहे हैं वो इसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है, कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है आपका डॉटर और मामा के बीच। ठीक है? सो डॉटर को पे करना पड़ेगा। अभी भी हम लोगों का कंसिडरेशन का टॉपिक बचा हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट एक न्यू लेक्चर बनाएंगे, उसमें आगे की एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस करेंगे और हम लोग वहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में डिफरेंस भी देखेंगे, क्या होता है, इंडिया में अप्लाई होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं। ठीक है? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। ठीक है? मिलते हैं, बाय बाय।